मैं आपसे बात करने वाला हूँ मेटल इथेलिनिक कॉम्प्लेक्स के बारे में। इससे पहले वाले वीडियोस आई बटन में आ रहे हैं, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है कौन सी कंपाउंड की, तो उसको देखना मत भूलना। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि यहाँ से प्रॉपर्टीज़ और रिएक्शन पूछ लेते हैं, कभी कभी स्ट्रक्चर भी आ जाता है। और इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारा वो है एस्पेक्ट है मेटल इथेलिनिक कॉम्प्लेक्स का, जो एस्पेक्ट है वो है हमारा जी सॉल्ट। ठीक है, जी सॉल्ट हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर, तो इसको भी हम कवर करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर मेटल इथेलिनिक कॉम्प्लेक्स होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, फिर हम बढ़ेंगे आगे जी सॉल्ट के ऊपर। ठीक है, तो MEC लिखा है मतलब मेटल इथेलिनिक कॉम्प्लेक्सेस आर पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वेयर ओलेफिन मतलब होती है एल्कीन आर 2 इलेक्ट्रॉन लिगेंड। मेटल इथेलिनिक कॉम्प्लेक्स ज़्यादा कुछ नहीं है, हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जिनमें मेटल के साथ सिर्फ एक एल्कीन आके जुड़ जाती है। अगर मेटल के साथ कभी भी एल्कीन आके जुड़ गई है तो मतलब वो हो जाता है हमारा मेटल इथेलिनिक कॉम्प्लेक्स, और वहाँ पे रहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करती है ये एल्कीन? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इन लोग इस तरह पैलेडियम, प्लेटिनम, यहाँ मरकरी, सिल्वर, कॉपर के साथ हमारा क्या बनाती है, ये कॉम्प्लेक्स बना सकती है एथिलीन, इन लोग के साथ जुड़ सकती है। इसीलिए ये सारे कॉम्प्लेक्स आपको याद कर लेने हैं। अगर आपको लिखना है तो आराम से लिख सकते हो एग्जाम में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ठीक है, अब बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जो कि आता ही जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ लूजली हेड लिगेंड सच एज सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से बनता है, जहाँ पे RHCl3 और ये सब रिएक्शन आपको याद कर लेनी है। RHCl और C2H4 का ट्वाइस बन जाता है यहाँ पे, और एक एल्डिहाइड और HCl बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये रिएक्शन मैंने नहीं बनाई है, ये साइंटिस्ट द्वारा बनाई गई है, तो आपको ये इसीलिए याद करनी पड़ेगी एज इट इज़। ठीक है, इसके पीछे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, बस ये याद करनी पड़ती है हमको। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन बाय डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ मेटल सॉल्ट। आप मेटल इथेनिक कॉम्प्लेक्स को डायरेक्ट रिएक्शन भी बना सकते हो। किससे? मेटल सॉल्ट से। ये मेटल का सॉल्ट है, इसमें आपने इथिलीन को रिएक्ट कराया तो आपका बन गई है, ठीक है, मेटल इथेनिक कॉम्प्लेक्स। उसके बाद बाई मेटल कार्बोनिल, कार्बोनिल में भी आप डायरेक्ट बना सकते हो। C4H6 यहाँ पे दिया है, उसमें आप हीट दोगे, कुछ प्रेशर डालोगे तो आपका डायरेक्ट मेटल इथेनिक कॉम्प्लेक्स बनेगा, और 2 कार्बोनिल बाहर। यहाँ पे 3 कार्बोनिल है तो यहाँ पे देखो 2 कार्बोनिल हो गए, और यहाँ C5 देखो C5H5 था, ये सेफी रिंग थी, साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग थी हमारी, ये मेटल कार्बोनिल के साथ जोड़ी हुई। आपने इसमें एक एल्कीन ग्रुप जोड़ा और UV लाइट डाली तो आपका मेटल इथेनिक कॉम्प्लेक्स बन गया और एक कार्बोनिल बाहर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं एडिशन भी कर सकते हो, एडिशन से भी आप बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये था देखो मेटल था, इथेलिनिक था, ये मेटल है और ये CP रिंग है। ठीक है, उसमें आपने सोडियम बोरोहाइड्राइड डाला जो कि H नेगेटिव देता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड कभी भी H नेगेटिव देता है। ये H नेगेटिव देगा तो पहले इसकी हेप्टिसिटी 4 थी, फिर जैसे ही H नेगेटिव इसमें आपने डाला तो वैसे इसकी हेप्टिसिटी 5 हो गई और इसका बन गया मेटल इथेनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये 4 थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज़ की, तो प्रॉपर्टीज़ और प्रिपरेशन मेटल इथेनिक कॉम्प्लेक्स का अलग से पूछा जाता है, इसीलिए BSc थर्ड ईयर में या फिर BSc किसी भी सेमेस्टर एग्जाम में अगर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में आपका मेटल इथेनिक कॉम्प्लेक्स है तो प्रॉपर्टीज़ और प्रिपरेशन आपको अच्छे से कर लेनी चाहिए। प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादा कुछ है नहीं, ये जनरली लेबाइल नेचर के होते हैं, मतलब रिएक्टिव। ठीक है, मेटल इथेनिक कॉम्प्लेक्स लेबाइल मतलब रिएक्टिव नेचर के होते हैं। रिएक्टिव नेचर के होते हैं मतलब कि ये आसानी से डिस्प्लेस हो सकते हैं, मतलब इनकी जगह कोई और ले सकता है, जैसे कि फोस्फीन लिगेंड। फोस्फीन क्या होता है? PPH3 या फिर PR3, यहाँ पे R की जगह आप कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक भी दिखाते हैं और इलेक्ट्रोफिलिक अटैक भी दिखाते हैं। ठीक है, पर ये ज़्यादा मतलब ओपन रहते हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक की तरह। कैसे रहते हैं ओपन, देख लेते हैं। ठीक है, ये देखो PTCl4 है, यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है, सॉरी मक्खी आ गई है। ठीक है, यहाँ पे हमने C2H4 मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसने एक Cl को रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे C2H4 बन गया। ठीक है, अब जो होता यह है कि जैसे न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराना है तो मेरे को पता है कि मेरा जो वाटर है वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है, क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन उसके पास है तो उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक करते हैं, इसका बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है और यहाँ जाता है नेगेटिव चार्ज, जो देख सकते हो। ठीक है,
इसने जैसे ही इसके ऊपर अटैक किया तो ऑक्सीजन के ऊपर आ गए 3 बॉन्ड। 3 बॉन्ड मतलब ऑक्सीजन के ऊपर आ गया प्लस चार्ज, और प्लस चार्ज में ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव हो जाता है। तो सबसे पहले ये क्या काम करेगा, अपना ये प्लस चार्ज हटाने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहले ये अपना H+ यहाँ देगा ताकि इसका प्लस चार्ज हटे और इसका ये बॉन्ड यहाँ आ जाए, जिस वजह से ये चार्ज हट जाए। ठीक है, जैसे ये बॉन्ड इसके पास आता है तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वापस आ जाता है और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और हमारा बन जाता है PtHCl और CH2 डबल बॉन्ड CH2OH निकल जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद होता क्या है, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 को क्या करते हैं, इसका एक H यहाँ चला जाता है और ऑक्सीजन के पास आ जाता है डबल बॉन्ड और ये बन जाता है कीटो फॉर्म, कीटो और इनॉल फॉर्म बन जाता है। ये इसको हम बोलते हैं टॉटोमरिज्म, इसी प्रोसेस को बोलते हैं टॉटोमरिज्म। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कुछ नहीं रहता है, डायरेक्ट H आके जुड़ जाता है और ये देखो मेटल ये इसके पास आके जुड़ा, यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज मेटल पे अटैक कर दिया तो मेटल CH2 CH3 हो गया। ठीक है, सॉरी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा जी सॉल्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जी सॉल्ट फर्स्ट मेटल एल्केन कॉम्प्लेक्स है, फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल एल्केन कॉम्प्लेक्स है। जी सॉल्ट का हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये एक नंबर का मतलब वन ऑफ द अर्लीस्ट कॉम्प्लेक्स है जो डिस्कवर हुआ है ट्रांजिशन मेटल में। मतलब जो कि पहला ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स हमारा डिस्कवर हुआ है वो है जी सॉल्ट, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, इसको विलियम क्रिस्टोफर जीस ने डिस्कवर किया, इसीलिए इसका नाम जी सॉल्ट पड़ा। 1827 में डिस्कवर हुआ। इसका केमिकल फॉर्मूला है KPtCl3 C2H4.H2O। ठीक है, उसके बाद अगर आगे बढ़ें तो इसका IUPAC नेम अगर आप जो देखोगे तो पोटेशियम ट्राइक्लोराइड, मतलब 3 क्लोरीन लगे हैं, इथिलीन कॉम्प्लेक्स है और प्लेटिनम लगा था तो प्लेटिनेट हाइड्रेट। ठीक है, अगर इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखोगे तो ये देखो एक बार पढ़ लेते हैं। जी सॉल्ट विच कैन कंटेन अ मॉलिक्यूल ऑफ इथिलीन, जिसमें एक इथिलीन का कॉम्प्लेक्स है बाउंड टू प्लेटिनम, मतलब जो कि प्लेटिनम से बाउंड करता है। वो कैसे हमें मिला, ऑब्टेन बाय रिफ्लेक्सिंग। रिफ्लेक्सिंग मतलब होता है हीटिंग। हीटिंग किसको हमने हीट किया, PtCl2 को जब आप हीट करोगे या फिर PtCl4 को हीट करोगे इथेनॉलिक कॉम्प्लेक्स में, मतलब कि C2H5OH के साथ, जिसमें आप KCl या HCl डालोगे तो आपको जी सॉल्ट मिल जाएगा। ठीक है, और अगर वो मिलेगा तो वो क्रीम येलो कलर का मिलेगा, जो कि आपको मिलेगा। देखो, द क्रीम येलो कंपाउंड इज़ नाउ प्रिपेयर्ड। वो सब सारे जो पिछले हमारे जो वो थे रिएक्टेंट थे उनको मिक्स करने के बाद एक क्रीम येलो कंपाउंड मिला K2PtCl4, जिसको आप स्टेनस क्लोराइड से वो करोगे, रिएक्ट कराओगे तो आपका मिल जाएगा जी सॉल्ट। ठीक है, ये एकमात्र मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्ज़ाम में भी आता है बहुत बार। ठीक है, तो आपको एकदम अच्छे से इसको याद कर लेना है। उसके बाद बढ़ते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। तो एक्स्ट्रा स्टडी ने बताया कि एनायन ऑफ जी सॉल्ट हमारा शो करता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, मतलब कि जो हमारा जी सॉल्ट है वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री दिखाता है। ठीक है, और जहाँ पे वो जी सॉल्ट में प्लेटिनम जो रहता है स्क्वायर प्लेनर है तो मतलब स्क्वायर जैसे कुछ सब वो देगा ये। ठीक है, स्ट्रक्चर देगा जहाँ पे वो 3 कोनों में क्लोरीन को जोड़ के रखता है और एक कोने में C2H4 को जोड़ के रखता है, जो कि हमारा है एल्कीन। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा है प्लेटिनम एटम इज एट सेंटर, प्लेटिनम सेंटर में रहता है स्क्वायर प्लेनर के, और 3 क्लोरीन एटम 3 कोने पे रहते हैं, और इथिलीन जो रहता है वो चौथे कोने पे रहता है और ये प्लेन के परपेंडिकुलर रहता है। मतलब कि अगर आपका प्लेन XY प्लेन है, ठीक है, तो यहाँ पे Cl लगा है, यहाँ पे Cl लगा है, यहाँ पे Cl लगा है, तो C2H4 ऐसे रहेगा, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 कुछ ऐसे रहेगा। जैसे ये मेरा प्लेन है, यहाँ पे देखो 3 प्लेन है, यहाँ एक Cl लगा है, यहाँ एक Cl लगा है, यहाँ एक Cl लगा है, यहाँ पे मेरा एल्कीन लगा है तो एल्कीन ऐसे रहेगा। ये जो डंडा है ये बॉन्ड है, उसका डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ऊपर CH2 है और ये प्लेन के नीचे CH2 है, ये परपेंडिकुलर में है। ठीक है, और हाँ, मेटल से दोनों कार्बन, ये ऊपर वाला हिस्सा भी कार्बन है और नीचे वाला हिस्सा भी कार्बन है। मान लो, देखो ये मान लो ये जो हिस्सा है सेंटर, ये है प्लेटिनम। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे है। अब देखो इक्वल डिस्टेंस पे ये रहेगा, ऊपर वाला कार्बन भी इक्वल डिस्टेंस पे है मेटल से प्लेटिनम के, और नीचे वाला कार्बन भी इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है।
उसके बाद देख सकते हो ये स्ट्रक्चर है जहाँ पे आप देख रहे हो कि ये एंगल वो है, बॉन्ड लेंथ है 2.30 एंगस्ट्रॉन है आमने सामने Cl की, और जो एल्कीन के सामने जो है वो 2.33 एंगस्ट्रॉन है, और 2.13 ये है कार्बन और प्लेटिनम का बॉन्ड डिस्टेंस है, और कार्बन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो है 1.37 एंगस्ट्रॉन। तो ऑन द बेसिस ऑफ अवर स्ट्रक्चर प्लेटिनम हमारा जो रहता है DsP2 कन्फिग्रेशन में रहता है, या फिर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन में रहता है, सॉरी। तो ये कैसे आती है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन अकर विच ऑक्यूपाइड 4 एंड्स, मतलब सेम जो मैंने अभी बताया कि जो DsP2 कैसे आती है, 4 एंड में रहते हैं जहाँ पे 3 एंड क्लोरीन ऑक्यूपाई कर लेते हैं और 1 एंड एल्कीन ऑक्यूपाई कर लेता है, जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे रहता है, और दोनों एल्कीन के जो कार्बन है वो इक्वी डिस्टेंस पे रहते हैं प्लेटिनम के साथ, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा है, इन पाई बॉन्ड ऑफ एल्कीन इथिलीन, या फिर एल्कीन बोलो, हैव इलेक्ट्रॉन पेयर वन ऑफ एंड ऑफ, देखो यहाँ पे वही लिखा है कि एक एंड हमारा जो रहता है प्लेटिनम के साथ वाला, 3 एंड तो हमारा क्लोरीन ऑक्यूपाई कर लेता है, पर जो एक एंड रहता है वो एल्कीन ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है। जैसे ही उसको ऑक्यूपाई करता है जिसकी वजह से हमारा जो कॉम्प्लेक्स रहता है स्टेबल हो जाता है। ये सारी बातें आपको लिखनी है अपने BSc के एग्ज़ाम में, ठीक है, थ्योरी एग्ज़ाम में। अब बढ़ते हैं बॉन्डिंग में कि आखिर बॉन्डिंग कैसे होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो लोगों की बॉन्डिंग देखेंगे, प्लेटिनम की भी देखेंगे और एल्कीन की भी देखेंगे, जिससे हमारा जी सॉल्ट एक्सप्लेन होगा। और ये बॉन्डिंग को का थ्योरी दिया देवार चार्ट ड्यून कैंसन ने, जो कि एक मॉडल लाए थे 1951 से 1953 तक इन्होंने मेहनत की थी जी सॉल्ट का मॉडल बताने में, ठीक है। तो एल्कीन में CH2 डबल बॉन्ड CH2 रहता है, ठीक है। तो ये दोनों जो कार्बन रहते हैं ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड रहते हैं। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। देखो, तो हमारे जो कार्बन रहते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ये कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड, इस हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड, और ये वाला अगर कार्बन की बात करूँ तो ये दूसरे कार्बन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और 2 हाइड्रोजन के साथ बना रहा है। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, ईच कार्बन फॉर्म्स 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 विथ अदर कार्बन एंड 2 विथ हाइड्रोजन एटम यूजिंग सिंगल ऑक्यूपाइड sp2 ऑर्बिटल। तो कार्बन का कन्फिग्रेशन रहता है 1s2 2s2 2p2, ठीक है। पर जब हम बॉन्डिंग में आते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन रहता है ये एक्साइट होकर यहाँ चला जाता है, इसीलिए मैंने स्टार लगाया, मतलब एक्साइटेड हो गया, ठीक है। तो जब ये गया यहाँ पे तो ये जो P वाले के साथ था हाइड्रोजन ने ओवरलैपिंग कर ली, ठीक है। तो एक सिग्मा बॉन्ड बना लिए, और जो S वाले के साथ था ये कार्बन ने बना ली, तो एक और सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो यहाँ पे टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड ऐसे फॉर्म हुए। अब देख सकते हो PZ में एक ऑर्बिटल खाली है, मतलब कि XY प्लेन का तो हमारा हो गया, पर जो हमारा Z ऑर्बिटल है वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हमारा खाली है, उसी इलेक्ट्रॉन के साथ हमारा लास्ट में आके पेयर कर लेता है एल्कीन का मॉलिक्यूल, ठीक है। ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वही है कि देखो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। तो इन्होंने सिग्मा बनाया, इन्होंने सिग्मा बनाया, इन्होंने सिग्मा बनाया, ये खाली है। दूसरे कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खाली है, इसने भी सिग्मा बनाया, इसने भी सिग्मा बनाया, और इसने भी। इसका अगर आप नॉर्मल स्ट्रक्चर देखोगे जो कि बुक में भी आपको देखने मिल जाएगा, कि सिग्मा बॉन्ड तो बन गए हैं, एक इलेक्ट्रॉन खाली है, तो वही ऑर्बिटल दिख रही है, और ये होती है हमारी PZ ऑर्बिटल, ठीक है, पाई PZ ऑर्बिटल। अब इसकी ओवरलैपिंग होगी तो पाई से पाई ओवरलैपिंग होगी, जिसकी वजह से हो जाता है हमारा क्या, डबल बॉन्ड, या फिर पाई ऑर्बिटल आ जाता है। और उसके बाद की थ्योरी पढ़ो, 1 सिंगली ऑक्यूपाइड 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल इज लेफ्ट अनयूज्ड। ये हमारा जो ऑर्बिटल रहता है जिनमें एक इलेक्ट्रॉन रहता है वो अनयूज्ड हो गया, जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है, और ये किसका इलेक्ट्रॉन है, C2H4 मॉलिक्यूल का है, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक है। अब ये यही जो दोनों पैरेलल रहते हैं इलेक्ट्रॉन, ये 2 तरह के बिहेवियर दिखा लेते हैं। अब एक बार ऐसे हो सकता है कि इसका लोब यहाँ पे प्लस हो, इसका माइनस हो, इसका यहाँ प्लस हो और इसका माइनस हो, ठीक है। जब दोनों के लोब का साइन अपोजिट रहता है तो उन लोग बॉन्डिंग नहीं कर पाते, ठीक है, यहाँ पे कोई बॉन्डिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से इसके पास इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही रहे आते हैं, कोई बॉन्डिंग नहीं करता है। पर जब इन लोग की देखो लोब, इन लोग के का फेस सेम रहता है, मतलब लोब का साइन सेम रहता है, तो इन लोग बॉन्डिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें एल्कीन में पाई बॉन्ड देखने मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे प्लस चार्ज बना देना, यहाँ पे माइनस चार्ज बना लेना, ठीक है। तो ऐसे होता है, इसको हम बोलते हैं पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको हम बोलते हैं पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि यहाँ पे दोनों का साइन सेम था, दोनों ने आपस में बॉन्डिंग कर ली और एक बॉन्ड बना लिया, तो इसलिए बॉन्डिंग हो गया।
अगर आप एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी देखोगे तो ये पहले कार्बन का है, कार्बन 1, और ये दूसरे कार्बन का है। 2pz में एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे भी 2pz इलेक्ट्रॉन था, दोनों ने एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ने देखो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, यहाँ पे पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के पास, और पाई स्टार बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल खाली रह गया। तो ये हो गया हमारा बॉन्डिंग C2H4 या फिर एल्कीन का, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि PtCl4 में Pt की हमारी क्या बॉन्डिंग रहती है, जिसकी वजह से हमारा PtCl3 C2H4 या फिर जीट सॉल्ट की हम बॉन्डिंग अब बताने वाले हैं। तो Pt+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, जिसकी वजह से DsP2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, और उसके पास 4 वेकेंट DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल रहते हैं। वो कैसे हाइब्रिड रहते हैं, क्या खाली रहता है, वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको Pt+2 की कन्फिग्रेशन पता रहनी चाहिए, जो कि रहती है 5D8, ठीक है, 6s0। तो ये हो गई Pt+2 की। तो देखो सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर हो गए, यहाँ पे देखो एक ही ऑर्बिटल ये खाली है, 2 3 4 5। तो सबसे पहले तो 3 Cl आके अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, यहाँ पे एक D में दिया, एक S में दिया, और P में एक दिया, और जो बचा ये एक और ऑर्बिटल है, ये C2H4 दे देता है। तो हमारा टोटल बन जाता है यहाँ से DsP2। यहाँ पे P के 2 ऑर्बिटल यूज हुए हैं, S का एक और D का एक, ठीक है। द वेकेंट DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ प्लेटिनम आयन ओवरलैप विथ फील्ड सिग्मा ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन। मतलब कि क्लोरीन के पास लोन पेयर रहते हैं जो कि उसके सिग्मा ऑर्बिटल में रहते हैं। तो हर क्लोरीन अपने सिग्मा ऑर्बिटल से का जो रहता है वो ओवरलैप कर देता है। किसमें ओवरलैप करता है? DsP2। इसके पास, क्योंकि प्लेटिनम के पास 4 खाली थे, 4 वैकेंट DsP2 ऑर्बिटल थे, ठीक है। तो हमारे जो 3 क्लोरीन रहते हैं अपने सिग्मा ऑर्बिटल से इसमें ओवरलैपिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से Pt और Cl के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। और जो लास्ट वेकेंट रहता है वो क्या करता है? लास्ट वेकेंट ऑर्बिटल रहता है, तो यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड यहाँ बन गए, और जो लास्ट वेकेंट ऑर्बिटल रहता है वो C2H4 बना लेता है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। वो कहाँ से देता है अपना एक इलेक्ट्रॉन? उसके पास कहाँ से आया? उसने अपने ये बॉन्डिंग फील्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये देखो फील्ड था ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जहाँ पे उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, उसने यही 2 इलेक्ट्रॉन प्लेटिनम को दे दिए, ठीक है। कहाँ दे दिए? प्लेटिनम को दे दिए, और यहाँ पे बॉन्ड बना लिया। तो वो जो पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था वो यहाँ पे आ गया, वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, ठीक है। देखो यहाँ पे वही लिखा है, द 4th DsP2 ऑर्बिटल ऑफ प्लेटिनम आयन ओवरलैप विथ पाई 2pz, ठीक है, या फिर पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पे स्टार नहीं है, मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ कार्बन आइटम ऑफ C2H4 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे वही हुआ है, ये देखो इसका प्लेटिनम का लास्ट वाला जो ऑर्बिटल खाली है, इसका ये जो ऑर्बिटल है इसका नाम है पाई 2pz ऑर्बिटल, ठीक है। ये फील्ड है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, ओवरलैपिंग कर ली, और इन लोग के बल्ले ही बल्ले, ये देखो ये ओवरलैपिंग हो गई इन लोग की, ठीक है। आपको ये डायग्राम बनाना ही पड़ेगा एग्जाम में अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो पहले बता रहा हूँ, बाद में बोलना भैया आपने बताया नहीं, ठीक है। अब होता ये है कि देखो जो हमारा प्लेटिनम रहता है, ठीक है, उसके पास ना 4 तो DsP2 ऑर्बिटल खाली रहते हैं, और जो बाकी उसके पास रहते हैं, बाकी उसके पास देखो एक ही D यहाँ पे यूज़ हुआ है, ठीक है। बाकी उसके पास और D बचे हैं जो कि भरे हुए हैं, ये खाली थे, बाकी भरे हुए हैं। तो फील्ड वाले के साथ तो इसके साथ देखो ये खाली वाले के साथ तो ओवरलैपिंग हो गई, 3 सिग्मा बॉन्ड क्लोरीन ने बनाया, 1 सिग्मा बॉन्ड एल्कीन ने बना लिया, ठीक है। अब उसके पास जो बाकी बचे हुए D ऑर्बिटल हैं, देखो नाउ फील्ड DXY एंड DYZ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ Pt+2 ओवरलैप विथ एम्प्टी। देखो ये एल्कीन के पास बॉन्डिंग था और एंटी बॉन्डिंग था। बॉन्डिंग में उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन खाली थे, एंटी बॉन्डिंग में कोई उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं था, पीछे देख लेना, ठीक है। तो अब होता यह है कि जो प्लेटिनम के पास फील्ड D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है वो ओवरलैप करते हैं एंटी बॉन्डिंग एल्कीन के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के साथ, क्योंकि वहाँ पे खाली रहता है, उसके साथ ओवरलैपिंग कर लेते हैं ताकि मॉलिक्यूल और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। तो ये जैसे ही ओवरलैपिंग करते हैं, ये देखो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस ने ओवरलैपिंग कर ली, अच्छा सा स्टेबल स्ट्रक्चर बना लिया। जैसे ही इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया तो ये जो हुआ, देखो पहले CTH4 ने सिग्मा बॉन्ड बनाया, क्योंकि इसके पास फील्ड थे, इसके पास वेकेंट था, पर Pt के पास कुछ फील्ड भी थे, तो उसने वापस
पाई बॉन्ड बना लिया और अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, जिसकी वजह से पाई बैक बॉन्डिंग हो गई, इसी को हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। तो पाई बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन Pt and C2H4 and sigma bond formed between Ca2H4 and Pt. This is known as synergetic bonding। मतलब कि ये पहले Pt पहले इलेक्ट्रॉन लिया और फिर उसने इलेक्ट्रॉन दिया, इसी को हम बोलते हैं, ये कोई भी कंपाउंड के साथ हो सकता है। अगर मेटल पहले इलेक्ट्रॉन लेता है और बाद में इलेक्ट्रॉन देता है किसी भी कंपाउंड को, और मॉलिक्यूल और भी ज़्यादा वो हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। ये क्वेश्चन बहुत बार आ सकता है पेपर में। अगर आपको मैं एक मजे की बात बताऊं, मजे की बात बताने से पहले एक बार प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, ये भी आता है, मैं भूल गया था, ठीक है। तो रिएक्शन में कुछ नहीं होता है, ये हमारा जीस सॉल्ट है। जीस सॉल्ट को जब आप एथेनॉलिक सोल्यूशन और या फिर कंसनट्रेटेड HCl के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये 1 से 2 हो जाएगा, और 1 से जब 2 होने वाली प्रक्रिया को ही हम डाइमर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, एक PtCl3 C2H4 है और यहाँ पे एक PtCl3 C2H4 है, तो ये 2 बन गया। ऑरेंज कलर का कंपाउंड रहता है जो कि रहता है डाइमर, ठीक है। अब एक मज़े की बात ये बताता हूँ, कभी भी अगर आपको वो करना हो, देखना हो कि कैसे मैं बता रहा हूँ सारे का, मतलब कैसे मैं बॉन्डिंग बता देता हूँ। तो ये एक मेटल है, ये आप कोई भी कॉम्प्लेक्स ले लो, कार्बोनिल ले लो, नाइट्रोसिल ले लो, एल्कीन ले लो। मेटल एल्कीन आज मैंने डिस्कस किया है, एल्काइन भी होगा MSc में, ठीक है। कुछ भी ले लो, कार्बीन भी ले लो, तो होता कुछ नहीं है, ये सारे लोग के पास रहता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और मेटल के पास रहते हैं 2 तरह के ऑर्बिटल, वेकेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और फील्ड डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो पहले होता ये है कि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वेकेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के पास जाके सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं। फिर क्या करता है, फिर जो इसके पास जो फील्ड डी ऑर्बिटल रहते हैं वो वापस जाते हैं इनके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के पास और पाई बॉन्डिंग बना लेते हैं, जिसकी वजह से कुछ ऐसा हो जाता है इन लोग के बीच। ये एक्स कंपाउंड इनमें से कुछ भी हो सकता है, मेटल कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग, सिनर्जिक या फिर सिनर्जेटिक बॉन्डिंग, ठीक है। सो गाइस, ये था छोटा सा वीडियो अच्छा लगा इसको जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।